आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी खोजी रिपोर्ट के पन्ने पलटने जा रहे हैं जो पहली नजर में शायद किसी आम सरकारी दफ्तर की लाल फीताशाही लगे। हाँ, फाइलों में दबी एक साधारण सी कहानी जैसी। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे हम इस रिपोर्ट की परतों को उधेड़ेंगे, ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक मामला नहीं है। जी, ये सीधे तौर पर उस विशाल रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक ऐसा नेटवर्क जिस पर हर दिन देश के लाखों लोग बिना कोई सवाल किए भरोसा करते हैं। हम बात कर रहे हैं रतलाम रेलवे मंडल से जुड़ी उस ताज़ा और चौंकाने वाली रिपोर्ट की, जिसने वहां चल रहे एक बेहद अनोखे, जिसे उन्होंने कर्म विभाजन मॉडल या वर्क डिवीजन मॉडल कहा है, उसका पर्दाफाश किया है। सही कहा। इस गहन विश्लेषण में हम कागजी फाइलों और हाजिरी के मास्टर्स में छिपी इसी हेराफेरी को डीकोड करेंगे। और इस डीप डाइव का हमारा मुख्य मिशन भी यही है, ये समझना कि कैसे कागजी फाइलों और उपस्थिति दर्ज करने वाले रजिस्टरों में जो हेराफेरी चल रही है, उसे महज एक बाबूगिरी की चूक मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। ये कोई छोटी मोटी क्लरिकल गलती नहीं है? एकदम नहीं। इसका सीधा और खतरनाक असर जमीनी स्तर पर भारतीय रेलवे की कार्यप्रणाली और उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है। जो आंकड़े और पदनाम हमें कागजों पर बड़े ही व्यवस्थित दिखते हैं, जब उनकी तुलना रेलवे ट्रैक्स की असलियत से की जाती है तो तस्वीर कुछ और ही होती है। बिल्कुल, एक बहुत ही डरावनी खाई नजर आती है। हमें ये समझना होगा कि कैसे कागजों पर मौजूद सिस्टम और पटरियों पर काम करने वाले सिस्टम के बीच एक समानांतर व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। जब रेलवे का जिक्र होता है तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या आती है? पटरियों की खटखट, ऊंचे सिग्नल्स, भारी भरकम इंजनों की गड़गड़ाहट। हाँ, और पटरियों के किनारे काम करने वाले वो लोग जो हर मौसम में मुस्तैद रहते हैं। एक आम इंसान जब ट्रेन में सफर करता है तो वो ये मानकर चलता है कि सिस्टम में बैठे लोग अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। सही बात है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि पर्दे के पीछे, खास तौर पर रेलवे के उन प्रशासनिक कमरों में आखिर चल क्या रहा है जहां से इस पूरे नेटवर्क को नियंत्रित किया जाता है। और जो रिपोर्ट आज हमारे सामने है वो एक ऐसे विरोधाभास को उजागर करती है जो रेलवे की पूरी कार्यप्रणाली पर ही सवालिया निशान लगा देता है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि फील्ड के सिपाही ऑफिस में आराम फरमा रहे हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इस पूरे मामले का खुलासा किसी बाहरी एजेंसी ने नहीं किया। किसी मीडिया या बाहर के ऑडिटर ने नहीं पकड़ा इसे? जी नहीं, बल्कि खुद रेलवे के भीतर से ही इसकी शुरुआत हुई। 19 फरवरी से कार्मिक विभाग यानी पर्सनल डिपार्टमेंट द्वारा एक मस्टर चेक अभियान शुरू किया गया था। मस्टर हाजिरी का रजिस्टर, है ना? हाँ, लेकिन रेलवे में मस्टर का मतलब सिर्फ एक हाजिरी रजिस्टर नहीं होता। ये इस बात का आधिकारिक प्रमाण होता है कि कौन सा कर्मचारी किस शिफ्ट में किस लोकेशन पर काम कर रहा है। तो ये कोई साधारण रूटीन चेक नहीं रहा होगा? बिल्कुल नहीं। प्रशासनिक सुगबुगाहट बताती है कि संभवतः डीआरएम या रेलवे जोन के उच्च स्तर से कुछ बहुत ही सख्त निर्देश मिले होंगे। इसके बाद सीनियर डीपीओ अविनाश कुमार ने खुद आगे आकर इस औचक निरीक्षण या सरप्राइज चेकिंग को अंजाम दिया। बड़े अधिकारी खुद मस्टर चेक करने उतरे? हाँ, और बाद में मस्टर्स की गहराई से जांच करने की ये जिम्मेदारी एपीओ और डीपीओ को भी सौंपी गई। और जब इन अधिकारियों ने अलग अलग विभागों के उपस्थिति रजिस्टरों को खंगाला तो जो सच्चाई सामने आई उसने पूरी व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। खासतौर पर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक पावर विभाग में, है ना? जी, उन विभागों में तो इतनी भयंकर लापरवाही और खामियां पाई गईं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह विरोधाभासी इस रिपोर्ट का सबसे चिंताजनक पहलू है। उस दृश्य की कल्पना करना भी अजीब लगता है, जहां एक तरफ उन टेक्नीशियंस की फौज है जिनकी मूल जिम्मेदारी रेलवे ट्रैक पर जाना है, जिन्हें ओवरहेड इक्विपमेंट जिसे OHE कहते हैं उसकी तारों की जांच करनी चाहिए, भारी भरकम और जटिल बिजली के उपकरणों को दुरुस्त करना चाहिए। और दूसरी तरफ वो ट्रैकमैन हैं जिनका काम चिलचिलाती धूप, कड़ाके की ठंड और मूसलाधार बारिश में रेलवे पटरियों पर कई किलोमीटर पैदल चलकर एक एक इंच की निगरानी करना है। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि ये लोग असल में रतलाम मंडल कार्यालय की वातानुकूलित यानी AC 4 दीवारी के भीतर बैठकर फाइलों की धूल झाड़ रहे हैं। जो लोग फील्ड के सिपाही होने चाहिए थे वे बड़े आराम से ऑफिस के बाबू बन के बैठे हैं। ट्रैक का रखरखाव और सिग्नलिंग या बिजली के उपकरणों की मरम्मत कोई ऐसा काम नहीं है जिसे कल पर टाला जा सके या फाइलों में निपटाया जा सके। ये विशुद्ध रूप से शारीरिक और तकनीकी श्रम है। बिल्कुल।
कागजों पर तो पटरियां ठीक नहीं होंगी। सही बात है। जब असली तकनीकी कौशल वाले लोग, जिनकी ट्रेनिंग ही भारी उपकरणों को संभालने के लिए हुई है, वे एसी कमरों में बैठेंगे तो फील्ड में वो काम कौन करेगा? और जो असल में फील्ड में बच गए हैं उनका क्या हाल होगा? रिपोर्ट बहुत ही स्पष्ट रूप से इशारा करती है कि फील्ड में काम करने वाले जो असल कर्मचारी बच गए हैं, उन पर काम का बोझ अमानवीय हद तक बढ़ गया है। वे पहले से ही कम संसाधनों और सीमित स्टाफ के साथ अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए बुरी तरह जूझ रहे हैं। मतलब एक कर्मचारी को शायद 3 कर्मचारियों के हिस्से का ट्रैक चेक करना पड़ रहा होगा। जी, जो सीधे तौर पर मानवीय भूल की गुंजाइश को बढ़ा देता है। इस पूरी रिपोर्ट में एक और तथ्य है जो बहुत ही हास्यास्पद लगता है, हालांकि उसके परिणाम बेहद गंभीर हैं। इस बाबूगिरी के खेल में उन कर्मचारियों को भी शामिल कर लिया गया है जो अभी रेलवे में अपनी ट्रेनिंग पर हैं। ये तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। हाँ, जो नए ट्रेनी कर्मचारी सिस्टम का हिस्सा बने हैं, जिनका ये समय फील्ड की बारीकियां सीखने का है कि हथौड़ा कैसे पकड़ते हैं, स्पैनर का सही इस्तेमाल कैसे होता है, पटरियों के कंपन को कैसे महसूस किया जाता है, उन्हें दफ्तर में बिठाकर फाइलों के पन्ने पलटने का अनुभव दिया जा रहा है। अगर भविष्य के टेक्नीशियन अपना प्रशिक्षण अवधि ही कंप्यूटर के कीबोर्ड और कागजों के बीच गुजारेंगे, तो कोई भी आपात स्थिति आने पर वे फील्ड का तकनीकी काम कैसे संभालेंगे? क्या पटरियों की मरम्मत कागजों पर की जाएगी? बिल्कुल नहीं। प्रशिक्षण की ये अवधि किसी भी तकनीकी कर्मचारी की नींव होती है। अगर नींव ही दफ्तर की आरामदेह कुर्सियों पर रखी जाएगी, तो वो कर्मचारी भविष्य में कभी भी फील्ड की कठोर परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन ये मामला सिर्फ मंडल कार्यालय के दफ्तरों तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, रिपोर्ट एक और चौंकाने वाला खुलासा करती है। इंजीनियरिंग विभाग के लगभग 1 दर्जन से अधिक कर्मचारी फील्ड से गायब हैं। तो वो कहाँ हैं? वे अधिकारियों के बंगलों पर पारिवारिक सेवाओं में तैनात है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकारी खजाने से जो वेतन रेलवे की पटरियों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिया जा रहा है, उसका इस्तेमाल अधिकारियों के बंगलों पर व्यक्तिगत काम कराने में हो रहा है। जी, जैसे बगीचे की देखभाल या घर के छोटे-मोटे काम निपटाना। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब ये सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर ये सब किसके इशारे पर हो रहा है। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं रखती। बिल्कुल नहीं, ये एक लंबा खेल मालूम पड़ता है। रिपोर्ट में रेलवे के गलियारों और कर्मचारियों के बीच चल रही चर्चाओं का विस्तार से जिक्र है। ऐसा माना जा रहा है कि ये विशेष सुविधा किसी नियम के तहत नहीं, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों की मेहरबानी और कृपा दृष्टि का नतीजा है। जी, और स्रोत में कुछ विशेष नाम भी सामने आए हैं। हाँ, स्रोत में विशेष रूप से सीनियर डीईई लेफ्टिनेंट धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और सीनियर डीएन समन्वय पीयूष पांडे के नामों का जिक्र कर्मचारियों की जुबान पर होने की बात सामने आई है। यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि हम इस विश्लेषण में किसी भी अधिकारी या व्यक्ति पर सीधे तौर पर कोई आरोप तय नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी का पक्ष ले रहे हैं। हमारा काम सिर्फ उस खोजी रिपोर्ट और उसमें दर्ज दावों का निष्पक्ष विश्लेषण करना है। बिल्कुल, हम सिर्फ उस जानकारी को सामने रख रहे हैं जो रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट खुद यह स्वीकार करती है कि कोई भी कर्मचारी इस मुद्दे पर खुलकर या कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है, जो कि ऐसे मामलों में एक आम बात है। लेकिन बिना आग के धुआं नहीं उठता वाली कहावत यहाँ पूरी तरह चरितार्थ होती दिख रही है। प्रशासनिक गलियारों में दबी जुबान से जो बातें हो रही हैं और जो मस्टर्स के आंकड़े सामने आए हैं, वे एक बहुत ही मजबूत विभागीय सांठगांठ की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस निष्पक्षता को बनाए रखते हुए अगर हम रिपोर्ट में बताए गए पैटर्न को देखें, तो ये कृपा छाया वाला सिस्टम काफी गहरा नजर आता है। इसका लाभ सिर्फ अधिकारियों के चहेतों को ही नहीं, बल्कि कुछ महिला टेक्नीशियंस को भी मिला है। जी, उन्हें भी फील्ड की उस कठिन ड्यूटी से बचा लिया गया है जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया था, और ऑफिस में क्लर्क का काम सौंप दिया गया है। जो कर्मचारी दिन रात फील्ड में पसीना बहा रहे हैं, उनके मन में यह सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है कि क्या अब रेलवे जैसे तकनीकी विभाग में काम का बंटवारा योग्यता के आधार पर नहीं हो रहा? ऐसा ही लगता है कि ये बंटवारा सुविधा और संपर्क के आधार पर होने लगा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो ये पूरा मामला चंद कर्मचारियों की काम चोरी या कुछ अधिकारियों के भाई भतीजावाद का नहीं है। तो ये क्या है? यह एक सिस्टमैटिक फेलियर यानी गहरी संस्थागत विफलता का संकेत है। जब स्थापना विभाग ने मंडल कार्यालय में उपस्थिति और कार्यस्थल का जमीनी सत्यापन किया, तो ये बात सामने आई कि किसी को भी नियमों की कोई परवाह ही नहीं रही। ये एक ऐसी व्यवस्था बन चुकी है जहां जिसे जो काम करना चाहिए वो उसके अलावा बाकी सब कुछ कर रहा है। सही कहा। इस जांच रिपोर्ट में जो नाम सामने आए हैं, वो इस पूरी व्यवस्था के खोखलेपन को एकदम सटीकता से दर्शाते हैं।
इलेक्ट्रिक पावर विभाग की जांच का जो हिस्सा रिपोर्ट में है वो तो जैसे नियमों की धज्जियां उड़ाने का एक पूरा मैनुअल लगता है। उसमें कुछ नाम बहुत प्रमुखता से हैं, जैसे सीनियर टीसीएन नरेंद्र शर्मा और टीसीएन प्रभाजोत कौर। और इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है पता है? कागजों पर ये दोनों ही कर्मचारी एलएपी यानी सवेतन अवकाश पर चल रहे थे। जो लोग सरकारी व्यवस्था को नहीं समझते उनके लिए ये समझना जरूरी है कि एलएपी का मतलब है लीव ऑन एवरेज पे। आप आधिकारिक रूप से छुट्टी पर है, आप काम पर नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग मंडल कार्यालय में बैठकर काम कर रहे थे। आखिर कोई छुट्टी लेकर दफ्तर का काम क्यों करेगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा टीसीएन वीरेंद्र सिसोदिया, टीसीएन दीपक बोरासी, एपीपी उमा पाटीदार, उज्जवल दुबे और हरि मोहन वर्मा के नाम भी रिपोर्ट में दर्ज हैं, जो फील्ड के बजाय ऑफिस में पाए गए। एलएपी वाले मामले से ये साफ झलकता है कि नियमों को किस तरह से अपनी सुविधानुसार मोड़ा जा रहा था। जांच रिपोर्ट में जो सवाल उठाए गए हैं वे सीधे व्यवस्था की जड़ों पर प्रहार करते हैं। जांचकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से पूछा है कि इन कर्मचारियों से पिछले कितने सालों से लिपिक ये काम लिया जा रहा है। और इस सूची में एक और बहुत ही गंभीर पहलू है। इनमें से 2 कर्मचारी ग्रुप डी के हैं। ग्रुप डी? रेलवे में ग्रुप डी कोई ऐसा पद नहीं है जहां बैठकर कंप्यूटर चलाया जाए। बिल्कुल नहीं। ये विशुद्ध रूप से भारी शारीरिक श्रम वाला काम है। पटरियों पर 20-20 किलो के उपकरण उठाना, गैंगमैन के रूप में मीलों पैदल चलना। लेकिन कागजों में पसीना बहाने वाले ये कर्मचारी असल में कार्यालय में बैठकर लिपिकीय यानी क्लर्कियल काम कर रहे हैं। जांचकर्ताओं ने सीधा सवाल खड़ा किया है कि इन तकनीकी और शारीरिक श्रम वाले कर्मचारियों से कार्यालय में क्लर्क का काम कराने का क्या औचित्य है। इन कर्मचारियों की काम करने की शैली देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने अपना एक अलग ही रेलवे मंडल बना लिया हो। सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि इनमें से कई के पास कोई आधिकारिक ड्यूटी लिस्ट ही नहीं थी। मतलब एक इंसान रोज सुबह सरकारी दफ्तर आ रहा है, लेकिन फाइलों में कहीं ये दर्ज ही नहीं है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। जो टेक्निकल स्टाफ होता है उनकी ड्यूटी का समय आमतौर पर सुबह 8:30 बजे से शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्हें दिन के उजाले में फील्ड का काम निपटाना होता है। नियम के मुताबिक उन्हें उस समय अपनी तकनीकी ड्यूटी पर ट्रैक या पावर ग्रिड के पास होना चाहिए। लेकिन वे अपनी हाजिरी कहीं और लगाकर मंडल कार्यालय में बाबू का काम करने चले आते हैं। ये अनियमितताओं का सिर्फ एक सिरा है। जांच रिपोर्ट आगे बताती है कि इनमें से कुछ कर्मचारी नियमित रूप से शनिवार का अवकाश भी ले रहे थे। रेलवे की फील्ड ड्यूटी, विशेषकर जो तकनीकी और रखरखाव से जुड़ी होती है, वो कोई सोमवार से शुक्रवार 9 से 5 की कॉर्पोरेट जॉब थोड़ी है। बिल्कुल नहीं। वहां इस तरह से नियमित रूप से हर शनिवार की छुट्टी लेने का कोई नियम इस व्यवस्था से मेल ही नहीं खाता। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे सिस्टम के भीतर एक पूरा समानांतर सिस्टम यानी पैरेलल सिस्टम खड़ा कर लिया गया था, जहां अपने नियम खुद तय किए जा रहे थे और उच्च अधिकारियों की मौन सहमति प्राप्त थी। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? एक आम इंसान को इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। जब हम इस पूरी हेराफेरी, हाजिरी के इन घपलों और दफ्तरों में बैठी इस भीड़ को देखते हैं, तो असल चिंता उस आम यात्री की होनी चाहिए जो रात के अंधेरे में ट्रेन की अपनी बर्थ पर बेफिक्र सो रहा है। अगर ट्रैक की दरारें चेक करने वाला इंसान किसी अधिकारी के बंगले पर चाय बना रहा है, या ओवरहेड वायर चेक करने वाला कोई व्यक्ति दफ्तर में बैठकर फाइलों पर मुहर लगा रहा है, तो वो ट्रेन असल में बिना जांची गई पटरियों पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम बिंदु है। ये मामला सिर्फ उपस्थिति रजिस्टर की हेराफेरी का नहीं है, ये सीधे तौर पर लाखों लोगों के जीवन और सुरक्षा से जुड़ा है। टेक्नीशियन और ट्रैकमैन किसी भी रेलवे प्रणाली की रीढ़ की हड्डी होते हैं। इस्पात की उन भारी पटरियों में जो माइक्रो फ्रैक्चर्स या बारीक दरारें आती हैं, उन्हें पहचानने के लिए सालों का अनुभव चाहिए, जो फील्ड पर बिताया गया समय ही दे सकता है। जी। अगर सबसे अनुभवी टेक्नीशियनों को वहां से हटाकर फाइलों के ढेर में बिठा दिया जाएगा, तो फील्ड पर जो नया या कम अनुभवी कर्मचारी बचेगा वो शायद उस बारीक दरार को पहचान ही ना पाए। इसका मतलब है कि सुरक्षा के जो कई स्तर बनाए गए हैं वे एक एक करके नाकाम हो रहे हैं। ये एक तरह का स्विस चीज मॉडल है, जहां एक गलती दूसरी गलती से मिलती है और अंततः एक बड़े हादसे का रूप ले लेती है। इस रीढ़ की हड्डी में आई कोई भी कमजोरी भविष्य में किसी बड़े हादसे या गंभीर परिणामों को न्योता दे सकती है। समय पर उपकरणों की मरम्मत और फील्ड का अनुभव ही वो सुरक्षा चक्र है जो रेल दुर्घटनाओं को रोकता है। संसाधनों का इस तरह से गलत आवंटन रेलवे के सुचारू संचालन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है।
यह वास्तविकता सच में डराने वाली है। जब बात सुरक्षा की हो तो वहां जुगाड़ या शॉर्टकट के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अब जब यह भंडाफोड़ हो ही गया है, रिपोर्ट सामने आ गई है, तो आगे क्या? मौजूदा स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये तूफान से पहले की शांति है। प्रारंभिक जांच तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई बहुत बड़ी या कड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है, क्या ये जांच अपने तार्किक अंजाम तक पहुंचेगी? अक्सर बड़े संस्थानों में जब इस तरह के खुलासे होते हैं तो शुरुआती सुगबुगाहट और जांच कमेटियों के गठन के बाद मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाता है। चले अढ़ाई कोस वाली कहावत साबित होगा। यानी कि आज जांच की रफ्तार इतनी धीमी होगी कि कुछ नतीजा ही ना निकले और सब कुछ एक विभागीय दिखावा मात्र रह जाए। या फिर प्रशासन सच में कोई सख्त कदम उठाकर इस पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता लाएगा और उन लोगों को वापस फील्ड में भेजेगा जहां उनकी जरूरत है। प्रशासनिक सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संभावना जताई गई है। जी, अगर इस प्रारंभिक जांच में पाई गई अनियमितताएं पूरी तरह से पुष्ट हो जाती हैं, तो ये मामला विजिलेंस विभाग को सौंपा जा सकता है। विजिलेंस की एंट्री का मतलब है कि ये मामला सामान्य विभागीय जांच से कहीं ऊपर चला जाएगा। विजिलेंस के पास हर उस फाइल, हर उस रजिस्टर और हर उस मौखिक या लिखित आदेश की बारीकी से जांच करने का अधिकार है, जिसके तहत इन तकनीकी कर्मचारियों को दफ्तरों में या बंगलों पर तैनात किया गया था। रेलवे जैसे विशाल और संवेदनशील नेटवर्क में कार्यावंटन यानी वर्क एलोकेशन का सख्ती से पालन होना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये एक अनिवार्य शर्त है। क्योंकि इसका सीधा संबंध रेलवे संचालन की दक्षता और सुरक्षा से होता है। इस पूरे गहन विश्लेषण को अगर हम एक जगह समेटें तो ये एक बहुत ही स्पष्ट और चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। कैसे? एक साधारण सी लगने वाली मस्टर या उपस्थिति की जांच ने एक ऐसे गहरे प्रशासनिक जुगाड़ का पर्दाफाश कर दिया है जो सिस्टम को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर रहा है। फील्ड की जगह फाइल और काम से ज्यादा छत्रछाया का ये मॉडल न सिर्फ रेलवे के तकनीकी संसाधनों की भारी बर्बादी है, बल्कि ये उन लाखों यात्रियों के अटूट भरोसे के साथ एक खिलवाड़ भी है जो रोज ये सोचकर ट्रेन में बैठते हैं कि ट्रैक सुरक्षित है। इस पूरी चर्चा से एक और बहुत ही दिलचस्प और व्यापक विचार जन्म लेता है, जिस पर गहराई से गौर किया जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब इतने बड़े बड़े संस्थानों में मानव संसाधन यानी एचआर को मैनेज करने के लिए बनाए गए सिस्टम खुद ही तकनीकी कौशल की बर्बादी का कारण बनने लगे, तो व्यवस्था का क्या होता है? ये सवाल सिर्फ रेलवे तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्या ये संभव है कि हमारे आसपास के अन्य महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स जैसे कि बिजली आपूर्ति के बड़े ग्रिड, जलापूर्ति विभाग या कोई और बड़ा ढांचा भी इसी तरह के क्लेरिकल ड्रेन का शिकार हों? एक ऐसा ड्रेन जहां असली काम करने वाले, पसीना बहाने वाले और मशीनों को ठीक करने वाले कुशल हाथों की कमी पड़ रही हो। और इसी विभाग के वातानुकूलित दफ्तरों में कागजी काम करने वालों की भीड़ जमा हो। तकनीकी लोगों का लिपिक बन जाना शायद सिर्फ रेलवे की समस्या नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या हमारी व्यवस्थाओं में काम करने वालों से ज्यादा काम का मैनेजमेंट करने वालों की भीड़ तो नहीं बढ़ती जा रही है? ये क्लेरिकल ड्रेन का नजरिया असल में काफी डराने वाला है। अगर इसे व्यापक स्तर पर देखा जाए तो ये सिर्फ एक रेलवे मंडल की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये उस पूरे ढांचे का एक आईना बन जाती है जिस पर समाज की रोजमर्रा की जिंदगी टिकी हुई है। आज के इस डीप डाइव में कागजों की भूल भुलैया से लेकर रेलवे ट्रैक की उस जमीनी हकीकत तक का सफर तय किया गया जो अमूमन फाइलों में दबी रह जाती है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से इस पूरे प्रशासनिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को एक नए और गहरे नजरिए से समझने में मदद मिली होगी। व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठना और उनके पीछे की कार्यप्रणाली को समझने की उत्सुकता बने रहना किसी भी जागरूक समाज के लिए बेहद जरूरी है।